हेलो, नमस्कार, सलाम। वक्त होता है बॉक्स एफएम पर की बातें की जाएं, कुछ साहित्य की, कुछ कला की। और इसी कड़ी में आज हम हमारा शो लेके आए हैं। वक्त होता है व्यंग की बात करने का, यानी कि कुछ हंसी मजाक की बात करने का। हम सब ने एक रामबाण औषधि के बारे में तो सुना है। ऐसी कोई दवाई हो सकती है जो पैर का दर्द, पेट का दर्द, सर का दर्द सब ठीक करे? दवाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हास्य को कहा जाता है कि हंसी जो है वो कई मर्जों की दवा है। और मुझे लगता है कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो उन्हें इस कॉन्टेक्स्ट में हम डॉक्टर कह सकते हैं, क्योंकि वो आज जो हमारे मेहमान हैं वो हास्य कवि हैं, हमें हंसाते हैं। आइए उनसे आपका परिचय करा देते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे हम प्रभात सर के पास और आगे का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉक्स एफएम पर आज हमारे साथ हैं वो शख्स जिनकी हंसी की बौछारें और तंज के तीर सीधे दिल में उतर जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर हास्य कवि अरुण जैमिनी जी की। अरुण जी का नाम सुनते ही मन में एक हल्की फुल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उनकी कविताओं में हंसी के साथ साथ सामाजिक व्यंग का गहरा पुट होता है। हरियाणवी अंदाज से लेकर धारा प्रवाह व्यंग तक उनकी कलम ने हर विषय को इतनी शालीनता और चुटकीलेपन से छुआ है कि सुनने वाले वाह वाह करते नहीं थकते। मंच पर उनका अंदाज ऐसा है कि जहां वो होते हैं वहां घंटों तक लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। अरुण जी का हंसाने का हुनर और त्वरित प्रत्युत्तर की कला उन्हें हास्य कवियों से अलग खड़ा करती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसा सत्र सुनने के लिए जहां हंसी के साथ साथ व्यंग की धार भी होगी, और अरुण जी के साथ बातचीत के इस खास मौके को मिस ना करें। तालियों से स्वागत कीजिए जैमिनी जी का। जी, तालियों से स्वागत करते हैं हम अरुण जैमिनी जी का, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है व्यंग के रंग प्रभात के संग, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम प्रभात सर के पास जाएं। धन्यवाद राधिका। नमस्कार दोस्तों, व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी साहित्य में नवरस में एक महत्वपूर्ण रस है हास्य। काका हाथरसी, गोपाल प्रसाद व्यास, जैमिनी हरियाणवी, शैल चतुर्वेदी, हुल्लड़ मुरादाबादी, अल्हड़ बीकानेरी, प्रदीप चौबे, ओम प्रकाश आदित्य से लेकर समकालीन हास्य कवियों में सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर, अरुण जैमिनी, शैलेंद्र लोढ़ा, कीर्ति काले, संपत सरल, शंभू, शिखर, चिराग जैन सहित बहुत सारे कवियों के नाम हैं जिन्होंने हास्य व्यंग की इस परंपरा को मंच से लेकर पत्र पत्रिकाओं तक समृद्ध किया है। सुप्रसिद्ध कवि आदरणीय गोपाल प्रसाद व्यास जी ने एक बार कहा था, करुणा जीवन की लाचारी है, वह समाज और साहित्य का इष्ट नहीं, व्यष्टि और समष्टि का इष्ट तो खीर यानी हास्य है। हंसने से आनंद की अनुभूति होती है। और अभी राधिका ने भी कहा कि हंसी एक थेरेपी बन चुकी है, हमारे देश में कई मर्ज का इलाज करती है। आज के दौर में वैसे भी किसी को हंसाना सबसे मुश्किल काम हो गया है। निदा फाजली साहब ने कहा भी था कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वाकायदा हंसाना बहुत मुश्किल काम बनता जा रहा है, लेकिन कुछ खास लोग होते हैं जो इस मुश्किल काम को बेहद आसान बना देते हैं, और उन्हीं में एक नाम है प्रतिष्ठित हास्य व्यंग कवि अरुण जैमिनी जी का। मैं सम्मान और आदर के साथ आपका स्वागत करता हूं अरुण जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और बॉक्स एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी, आज आपने हमें वक्त दिया, हम बहुत आभारी हैं आपके। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। श्रोताओं को बताएं कि हम अरुण जी से बातचीत के बीच बीच में उनकी कविताएं भी सुनेंगे, आनंद लेंगे, हंसी के ठहाके लगाएंगे। अरुण जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि 1971 में मात्र 12 वर्ष की उम्र में एक कवि सम्मेलन में आपने पहली बार कविता पाठ किया था। इतनी कम उम्र में मंच पर आपका वो पहला अनुभव कैसा रहा था? वो हम बच्चों ने मिलकर एक बाल कवि सम्मेलन कराया था, और वो बच्चों का ही कार्यक्रम था, बच्चे ही थे उस वक्त, तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा, बहुत बढ़िया। सब बड़े बड़े कवि बल्कि उसमें आशीर्वाद देने आए थे। अरे वाह, क्या बात है। जी के घर में हुआ, आपको एक कवि के रूप में घड़ने में आपके पिता का कितना योगदान रहा? घर का माहौल ऐसा था जी, उसमें
योगदान तो था ही, क्योंकि पिताजी के घर में कवि मित्र आते थे जी। तो घर का माहौल ही खराब था, इसमें क्या कर सकता है कुछ। अरुण जी कहते हैं कविता का जन्म वियोग, करुणा या दर्द से होता है। अधिकांश कविगण इसी धारा के अनुयायी भी रहे हैं। आपने हास्य को ही चुना। आपके घर पर तो हास्य पहले से ही मौजूद था। क्या आपके मन में किसी दूसरे रस पर लिखने का विचार नहीं आया? देखिए, कवि हर रस में लिखता है, इसमें कोई शक नहीं। जो लिखेगा वो हर रस में लिख लेगा। जी जी, वो लिख लेता है। और हास्य जो है वो करुणा का ही दूसरा पक्ष है। क्या बात है। करुणा से ही हास्य निकलता है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं ये। कोई भी आप हास्य कविता देख लो, उसकी पृष्ठभूमि में करुणा ही होगी। जी जी जी, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। दोस्तों, बॉक्स एफएम पर बातचीत का ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारे बहुत से श्रोता लाइन में भी लगे हुए हैं जो आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन हमारा आग्रह आपसे है कि आगे बढ़ने से पहले कुछ फड़कती, कुछ गुदगुदाती रचना अगर आप हमको सुना सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, वो बिल्कुल सुनाऊंगा मैं। जैसे अब मैंने बात कही कि करुणा से निकलता है हास्य, तो अभी करुणा काल जो है कितना कारुणिक था। हाँ, क्या बात है ना। पूरा ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसमें करुणा काल में जिसने किसी अपने को ना खोया हो। जी जी, तो बहुत करुणा में मामला था। तो मैंने उस पे भी 2-3 कविताएं लिखी हास्य रस की। स्वागत है। तो सबसे पहले तो कहा गया वर्क फ्रॉम होम। बताओ हम कवि कैसे करें जी। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। क्या बात है। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे जी। जी जी। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। अरे वाह, क्या बात है। आपने एक जेब से पैसे निकाल के दूसरे में डाल दिया। और प्रभात जी, इस कविता का असर पूरे विश्व में पड़ा। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत सही बात कही आपने। अच्छा, एक वो दिक्कत थी लॉकडाउन की, आपको याद होगा। 3 महीने पहले लॉकडाउन, 3 महीने बाद में लॉकडाउन। जी जी। तो वो सबसे बुरा समय था जी। क्योंकि आप बाहर कहीं जा नहीं सकते, सब कुछ बंद। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का। इससे बुरा समय हो नहीं सकता जी। जी जी जी। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। क्या बात है। नहीं, पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है, कोरोना को कह रही है। क्या बात है। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए जी, और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। क्या बात है। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया जी, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन न उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूँ, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। ये बड़ी त्रासदी। अच्छा, चलो एक कविता इसी संदर्भ की ओर सुनाता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। स्वागत है। ये जो कोरोना काल के बाद 3 साल बिल्कुल खाली थे हम, कभी बिल्कुल कोई प्रोग्राम तो था नहीं जी उस वक्त। तो उसके बाद जब पहला कवि सम्मेलन का निमंत्रण आया तो उसकी एक दृश्य कविता आपको सुनाता हूँ। कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो रोम रोम खुशी से खिला। मन हो रहा था बेकाबू, महीनों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत तुम क्या जानो प्रभात बाबू। क्या बात है। एक चुटकी कविता। तालियां सुने, माइक देखे, जमाना बीत गया जी। ना कहीं गए ना आए, इसलिए पेमेंट पर भी कोई नखरे नहीं दिखाए। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। स्थिति ये थी प्रभात जी, मैंने फ्लाइट की टिकट का प्रिंट निकलवाया और 3 दिन तक तो मैं उसी पे लेटा रहा। क्या बात है। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, कई दिन तक तो नींद नहीं आई। फिर वो दिन भी आ गया जब यात्रा पर निकलना था, कवि मित्रों से मिलना था। जी जी। महीनों से कमरे के कोने में उपेक्षित पड़े सूटकेस को जैसे उठाया,
तो वो तो मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न नजर आया। अच्छा। भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली की एक छुअन से ही खुल गया। अब कपड़े रखने की थी बारी। कपड़ों की स्थिति आप जानते हो उस वक्त क्या थी? निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अब कपड़े रखने की थी बारी तो खोल ली अलमारी। शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी। माथे की छोड़ो पूरे बदन पर त्योरियां पड़ी थी। क्या बात है। पानी के छींटों और गर्म इस्त्री से उनका बल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। अब तो सूटकेस खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। काउंटर वाले ने पूछा लगेज? मैंने कहा हैंडबैग है। सुनते ही सूटकेस बौखला गया। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया। खुशी के साथ साथ गुस्से में फूल गया। क्या बात है। फूला हुआ सूटकेस देखकर काउंटर वाला बोला प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था अब आएगा मजा। महीनों से कमरे के कोने में पड़ा पड़ा इसी ठलवे को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। अब अपने दिन भी खिलेंगे। अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से नैन लड़ाऊंगा। काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हुजूम। कुछ धाकड़ थे, कुछ मासूम। कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को लील लिया था, अब वो उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। क्या बात है। खैर, उनको अपने हाल पर छोड़ मैं विमान की तरफ बढ़ा और ये सोच के चढ़ा कि गेट पर ही हाथ जोड़े, मुस्कुराहट बिखेरे एयर होस्टेस के सुंदर से चेहरे के दर्शन होंगे। पर विमान में घुसते ही निराशा हाथ लगी। पीपी किट पहने, चेहरे पर मास्क और शील्ड लगाए एक बिजूखा टाइप स्त्री खड़ी मिली। उसका ये रूप हमने 2 घंटे सहा। बिना मतलब घंटी बजाना और दूर, प्यास लगने पर भी उसे पानी लाने को नहीं कहा। अब गंतव्य में पहुंचने के बाद का दृश्य, लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था। सबसे अंत में एक कमसिन सी अटैची का हाथ पकड़े ठुमकता हुआ चला रहा था। पास खड़े साथी कवि ने कहा, इनको देख के मन कर रहा है मैं भी सपनों में खो जाऊं, ऐसी अटैची का साथ मिले तो मैं भी सूटकेस हो जाऊं। अच्छा, दुकड़ अब भी कायम थी जी। कारण ये कि निमंत्रण तो आते थे, फिर फोन आया था जी 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं मिली, इसलिए नहीं करवा पा रहे। तो ये डर था कि बाहर आते आयोजक कहे नमस्ते आप आ तो गए, कृपया अगली फ्लाइट से वापस जाए। अच्छा, ऐसा भी। बाहर आते ही आयोजकों ने मालाओं से स्वागत किया। तभी एक ने पूछ लिया, महीनों बाद कवि सम्मेलन करना कैसा लग रहा है? मैंने कहा इस पर आह करूं या वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नेत्रहीन का विवाह। एक नेत्रहीन की सगाई हो गई, जयमाला हो गई, फेरे हो गए, तो पंडित ने दी बधाई। तो नेत्रहीन बोला काहे की बधाई, मुझे क्या पता तुम सब लोग क्या ड्रामा रच रहे हो। विवाह संपन्न हुआ मैं कैसे जानूंगा, जब तक दुल्हन बाहू में ना आ जाए विवाह संपन्न हुआ मैं ना मानूंगा। आखिरकार वो क्षण भी आ गया जब सजा हुआ मंच था, माइक था, श्रोता थे। माइक मानो कह रहा था आज तो तू समूचा खिल गया है, और माइक को बाहों में भरा तो यकीन आया प्रोग्राम सचमुच मिल गया है, प्रोग्राम सचमुच मिल गया है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, जिंदाबाद। शुक्रिया। नोएडा से लिख रहे हैं, अरुण जी आपकी कविताएं बहुत हंसाती हैं, आज आपको सुनने का मौका मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। सोहन लिख, शुक्रिया। हंसी के फव्वारे, और उसके आगे उन्होंने लाफ्टर वाले स्माइली लगाए हैं, इसका मतलब उन्हें बहुत हंसी आ रही है, बहुत मजे आ रहे हैं। मोनिका शर्मा लिख रही हैं, वाह जी अरुण जी, वाह जी आप गजब हैं जी। शुक्रिया अरुण जी। अपन बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इससे पहले कुछ लोग हैं जो आपके प्रिय हैं, आपके साथ के भी हैं, और वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली से डॉक्टर कीर्ति काले।
बॉक्स एफएम जयपुर को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, साधुवाद देती हूँ, क्योंकि ये प्रत्येक बुधवार को व्यंग का बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। व्यंग के रंग प्रभात के संग। इसमें देश और दुनिया के बहुत बड़े बड़े व्यंग्यकार आते हैं। बहुत सारे हास्य व्यंग्य के कवियों को इससे मंच मिल रहा है। इस बार बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इस कार्यक्रम में बहुत ही लोकप्रिय हास्य कवि श्री अरुण जैमिनी जी का आना होगा। और वैसे भी अरुण और प्रभात का अन्योन्याश्रित संबंध है। अरुण उदय होते हैं तो प्रभात होता है, या ये भी कह सकते हैं कि जब प्रभात होता है तब अरुण उदय होते हैं, सूर्य का उदय होता है। तो ये कार्यक्रम, मेरा ऐसा अनुमान है, ऐसा विश्वास है कि बहुत ही हिट जाने वाला है। व्यंग के रंग प्रभात के संग के लिए मैं बॉक्स एफएम जयपुर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और साथ में देश के बहुत बड़े व्यंग्यकार जो इसे कंडक्ट करते हैं श्री प्रभात गोस्वामी जी, इन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय। नमस्कार, मैं चिराग जैन दिल्ली से। व्यंग्य जिंदगी की एक जरूरत है। व्यंग्य की हमारी जिंदगी में वही कीमत है, व्यंग्य की हमारी समाज के लिए वही अहमियत है जो चिकित्सा पद्धति में किसी पैथोलॉजी लैब की होती है। व्यंग्य आपके भीतर की बीमारियों को अंडरलाइन करता है, रेखांकित करता है। बहुत सारे लोग व्यंग्यकार से ये पूछने लगते हैं कि आपके पास समाधान क्या है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे किसी पैथोलॉजी लैब के रिसेप्शनिस्ट से ही बात पूछी जाए कि तुमने बीमारियां तो निकाल के दे दी, इसका इलाज भी तुम ही करो। तो व्यंग्य समाज का पैथोलॉजी लैब है, व्यंग्य समाज का रेडियोलॉजी लैब है। हम व्यंग्य पर एक कार्यक्रम सुन पा रहे हैं। बहुत समय बाद ऐसा दौर लौटा जहां वापस माध्यम बदल गए, लेकिन फॉर्मेट वही है, रेडियो। रेडियो हमारी जिंदगी में हमारे साथ चलने वाला एक संचार माध्यम है। रेडियो पुनर्जीवित होता है तो ऐसा लगता है कि संस्कृति एक बार फिर से उस ओर करवट ले रही है जिस ओर हमने बहुत लंबे दौर से देखना बंद कर दिया था। व्यंग्य के रंग प्रभात के संग। प्रभात नाम में ही प्रभात है, और व्यंग्य प्रभात करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो पहली किरण जब फूटती है अंधेरे से तो वो चुभती है। सोती हुई आंखों पर यकायक जब सूरज की किरण पड़ती है तो वो चुभती है, वो चुभन ही व्यंग्य है। तो व्यंग्य के ये रंग जो प्रभात के संग हैं, अगर हल्की सी आंखें खोलकर देखा जाए तो खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है इसके पीछे से। अरुण जैमिनी जी आज के इस कार्यक्रम में मेहमान हैं। अरुण जैमिनी जी ने पिछले 4 दशक से हिंदी वाचिक परंपरा को हास्य का, व्यंग्य का एक नया तेवर दिया है। सहज होकर कैसे हंसाया जाए, बल्कि सहजता से कैसे हंसाया जाए, ये सीखना है तो अरुण जैमिनी जी से सीखें। मैं उनके बहुत करीब रहता हूं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं ये बात बहुत स्पष्ट कह सकता हूं कि अरुण जैमिनी जी व्यंग्य गढ़ते नहीं हैं, वो व्यंग्य जीते हैं। वो ठहा के गढ़ते नहीं हैं, वो ठहा के जीते हैं। और आदमी अगर सहज होकर हंसना सीख ले तो उसे हंसाने के लिए अलग से कहानियां नहीं लिखनी पड़ती, उसकी दिनचर्या लोगों के लिए ठहाका बन जाती है। आज के कार्यक्रम के लिए बहुत शुभकामनाएं और अरुण जी को बहुत बधाई। आप सुन रहे हैं व्यंग्य के रंग प्रभात के संग। वाह वाह, क्या बात है। धन्यवाद, और चिराग का भी धन्यवाद पहले तो। जी बिल्कुल, और हम भी अपनी ओर से डॉक्टर कीर्ति काले और चिराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने अपना समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए वो। और आगे चलते हैं अरुण जी। एक बात हमेशा होती है कि हास्य और व्यंग्य के बीच एक सीमा रेखा खींची जाती रही है। हास्य वाले व्यंग लाना पसंद नहीं करते, व्यंग वाले कहते हैं कि हास्य की वैशाखियों की जरूरत नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, व्यंग जो है वो स्वाभाविक रूप से आए तभी अच्छा लगता है। अगर हास्य की कविता में थोपा हुआ व्यंग आएगा तो वो कष्ट देगा।
और व्यंग में अगर सहज हास्य आ जाए तो वो कितनी खूबसूरती से आता है। ये दोनों एक दूसरे को खूबसूरत बना सकते हैं, इसलिए इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यंग के साथ और कोई रस जुड़ नहीं सकता, सिर्फ हास्य ही जुड़ सकता है। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और कहा जाए कि व्यंग्य और हास्य एक दूसरे के पूरक हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। अरुण जी, एक बात और, एक दौर था जब आत्म व्यंग्य को व्यंग्य की आत्मा माना जाता था। कविवर गोपाल प्रसाद व्यास की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि शब्दकोश में प्रिय और भी बहुत गालियां मिल जाएंगी, शब्दकोश में प्रिय और भी बहुत गालियां मिल जाएंगी, जी चाहे सो कहो मगर मत मरी उम्र की डोर गहो तुम, हाय ना बूढ़ा मुझे कहो। क्या आपने भी कभी आत्मव्यंग किया है या अपने ऊपर कोई कविता लिखी है? तो दरअसल क्या है कि अपने ऊपर, मैं हरियाणा पे जो व्यंग हास्य करता हूँ वो सब अपने ऊपर ही है जी। वो कहीं अलग से नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा के आदमी का जो चित्रण करता हूँ मैं, और आनंद बरसता है उससे, तो वो स्वाभाविक रूप से अपने ऊपर ही आता है। जी जी, तो ऐसी कई कविताएं लिखी गई हैं। तो अभी जैसे मैं अब आपको एक कविता अभी सुनाता हूँ, एक मिनट अभी मैं निकाल लूँ उस कविता को। जैसे हम अभी तिहाड़ जेल एक कार्यक्रम में गए थे, अब गए थे कवि सम्मेलन में ही, और वहाँ कविताओं का आनंद भी लिया हमने और कविताएं सुनाई भी। तो वहीं जो है उसके बाद का जो दृश्य हुआ वो अलग हुआ बिल्कुल। वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ कि के बाद क्या हुआ। जेल में आजादी की वर्षगांठ का समारोह मनाया, कैदियों को कविता सुनाने के लिए मुझे भी बुलाया। मैंने उन्हें खूब हंसाया, पर हंसाने का दुष्परिणाम कुछ महीने बाद आया। उस दिन बस में चढ़ते ही एक जेब कतरे ने मेरी जेब पर हाथ मारा। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने मेरी तरफ निहारा। मेरे घूरते ही वो मुझे पहचान गया, और जेब भी खाली थी इसलिए जान गया कि ये तो कवि जी हैं। बोला अरे आप मुझे पहचाना, जेल में मिले थे। इतना सुनते ही मेरी तो सांस घुट गई, क्योंकि बस की सारी सवारियों की निगाह हम पर उठ गई। समय की बात, अगला हाथ जोड़कर नमस्कार भी कर गया और बोला उस दिन तो आपको कुछ मिला नहीं होगा। यह कहकर कई तरह के पर्स मेरे हाथ पर धर गया। उसने तो कवि के प्रति अपनी भक्ति दिखा दी, पर उसके जाते ही जनता ने तुरंत जनशक्ति दिखा दी। पूरे एक हफ्ते तक रहा अस्पताल में, अमृत जयंती के साल में। पूरे एक हफ्ते तक रहा अस्पताल। वाह वाह, क्या बात है जी। तो ऐसी कविताएं खूब लिखी जाती हैं जी, अपने ऊपर व्यंग किया ही जाता है जब भी आनंद आता है। जी जी जी, आपने एक बात ये भी कही थी कि लोग कहते हैं कि डर के आगे जीत है, और हरियाणा में तो डर के आगे भी हास्य। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। YouTube पर और जहां कहीं भी आपको सुनने का मौका मिलता है अरुण जी, मैं बहुत सुनता हूं आपको, और मुझे बहुत आनंद आता है इस बात के लिए। और एक श्रोता हमसे जुड़े हैं, वो अपना कोई सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी जरूर। यमुनी जी नमस्कार, मैं भोपाल से व्यंग्यकार विवेक रंजन श्रीवास्तव। आपको खूब सुना है, खूब पढ़ा है, और बधाई कि आज आप बॉक्स एफएम पर हैं। हमें ये बताइए कि आप प्राध्यापक हैं, कवि सम्मेलन अटेंड करते हैं, टीवी प्रोग्राम्स करते हैं, सीरियल्स में जाते हैं, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? और बहुत अच्छा लगता है कि आपने व्यंग को लेखों से ज्यादा कविता के रूप में प्रयुक्त किया। मैं मेरी व्यंग जगत की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। काका हाथरसी के बाद और ग्वालियर के शैलेन जी के बाद आप निश्चित ही हास्य व्यंग के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जैमिनी जी। शुक्रिया विवेक जी। पर पहली बात तो ये कि मैं कोई अध्यापक नहीं, मैंने कभी नौकरी की ही नहीं, तो मैं तो फुल टाइम कवि सम्मेलनों में ही रहा हूँ, तो इसलिए समय ही समय अपने पास, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है जी। समय की कोई समस्या नहीं है, समय ही समय है। अभी समय है कि हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लें।
हंसी के फव्वारे जो हैं उन्हें जरा कुछ देर के लिए हम आराम दे देते हैं और थोड़ा म्यूजिक की ओर बढ़ जाते हैं। एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक, एक सुंदर से गाने के बाद हम वापस लौटेंगे। सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप फोन लाइन पर बने रहें। और मैसेज वहां अभी आए हुए हैं। डॉक्टर मुकेश असीमित लिख रहे हैं, कार्यक्रम वाह वाह क्या बात है, और वाह भाई वाह में इनको नियमित सुनता रहा हूं। भोपाल से विवेक रंजन लिख रहे हैं, काव्य में व्यंग और हास्य पर मैंने लिखा था। बड़ा ही मजेदार कार्यक्रम चल रहा है। जो जिस तरह से हंसी के फुहारे आज हमारे कार्यक्रम में फूट रहे हैं, बह रहे हैं, उछल रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। और आई एम श्योर जितने भी हमारे लिसनर हैं उन्हें भी उतना ही मजा आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं, बातचीत आगे बढ़ाते हैं, कुछ और कविताएं सुनते हैं। जी सर, अभी कुछ देर पहले आपसे बात करने से पहले कुछ देर जब बातचीत चल रही थी तो डिस्कशन के दौरान ये बात हम कर रहे थे कि जो हरियाणा की जो भाषा है, हरियाणवी जो भाषा है ना, बाकी प्रदेश के लोग कहते हैं कि बड़ी चोट करके वो बात करते हैं, या लेकिन वो उनका तरीका ही वही है ना, वो उनका स्टाइल, ये एटीट्यूड ही ऐसा है कि सीधे सवाल का भी उल्टा जवाब दिया जाता है, लेकिन वो बुरे इंटेंशन से नहीं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि उस हरियाणवी जुबान में व्यंग भी है, लाफ्टर भी है और चोट भी है। तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा में रहने का और उस भाषा को जानने का आपकी स्टाइल पर थोड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और हरियाणा दरअसल वो भाषा थोड़ी सी अक्खड़ है, और अक्खड़ भाषा होने के कारण, और वो साफ बहुत है, मतलब साफ इन द सेंस कि जो मन में है वही जबान पे है, तो वो आर्टिफिशियल नहीं है, बिल्कुल बोल ही नहीं सकता वो। तो वहाँ की कल्चर ऐसी है, और वो उसकी वही आनंद है। क्योंकि विट के मामले में जहां तक बात है तो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आता है हरियाणा। क्या बात है। हाँ बिल्कुल, विटी बहुत है वहाँ के आदमी। और सवाल, जहां तक सवाल और जवाब का है, तो एक छोटी सी कविता मुझे याद आ गई जी, कि लोगों के सवाल भी ऐसे ही हैं तो ऐसे जवाब भी ऐसे दिए जाते हैं। फिर इंटरव्यू देने पहुंचा हरियाणा का युवा बेरोजगार, एक पोस्ट के लिए आए थे पूरे 80 उम्मीदवार। किसे रखना है यह बात तय थी, इसलिए चयनकर्ताओं के सवालों में ना सुर ना ताल ना लय थी। एक चयनकर्ता ने हरियाणवी छोरे से पूछा, बोले बताओ ताजमहल कहाँ है? हरियाणवी छोरा बोला जी रोहतक में। बोले बहुत अच्छा, इतना भी नहीं जानता, नौकरी क्या खाक करेगा? हरियाणवी छोरा बोला, आगरे में बता दूं तो क्या रख लेगा? क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जब रखना नहीं, कहीं का बताओ क्या फर्क पड़ रहा है? सही बात है। तो इसीलिए ऐसे जवाब देता है जी वो। जी। अरुण जी, आप बहुत से टीवी कार्यक्रमों में जाते भी हैं, आपने बहुत से नए जो कॉमेडी शोज आ रहे हैं वहां भी आप की उपस्थिति यदाकदा होती ही रही है। आज जिस तरह का हास्य फिल्मों में, ओटीटी के प्लेटफॉर्म में आने वाले सीरियल्स में या फिल्मों में जो आ रहा है, वो आपको क्या लगता है? कभी कोई उसको कहता है कि साहब ये तो हॉरर कॉमेडी है, कोई कहता है स्टैंड अप कॉमेडी है। तो दरअसल जो एक उन्मुक्त हास्य की बात होती है जिसमें खुलकर हंसी आती है, क्या ऐसा हास्य टीवी के पर्दों पर या फिल्मों में आ पा रहा है? देखिए, जो कवि सम्मेलन से संबंधित कार्यक्रम आए उनमें तो फिर भी है जी, इस तरह का हास्य मिलता है आपको। लेकिन जो ये स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे बहुत वल्गैरिटी जो आ गई है ना, वो बहुत कष्टदायक। वो बिना गालियों के तो शुरू ही नहीं होते। और वो ये ठीक है कि गाली जीवन में चलती है, लेकिन जीवन में होती है वो भाई मंच पे नहीं होती। क्योंकि आप परिवार के साथ होते हो, लोग बात बैठे हैं, तो गालियां जीवन में आदमी के हर आदमी गाली दे देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो हर आदमी पता नहीं क्या क्या करता है, तो पर्दे पे थोड़ी दिखाओगे आप। क्योंकि पर्दा और ये सब तो सब सार्वजनिक है ना, तो ये सार्वजनिक चीजें नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ी तकलीफ होती है कि बहुत 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 ही वल्गर हो जाता है वो, और वो कष्ट भी होता है। तो उन्मुक्त हास्य तो वही है ना जो परिवार के साथ आदमी एंजॉय कर सके जी। और यही ओटीटी में हो रहा है आजकल, जितने से उसमें भी गालियों की बौछार होती है। तो शुद्ध हास्य जो जैसे गोलमाल फिल्म थी, या छोटी सी बात, या चुपके चुपके, ये जो हास्य का फ्लेवर फिल्मों में था, वो अब कहाँ है? बिल्कुल वो नहीं है।
और जो एक भी अच्छी हास्य फिल्म आती है तो लोग उसे पसंद करते हैं। अब जैसे ये हॉरर कॉमेडी आई स्त्री 2 तो लोगों ने खूब पसंद की। काफी अपडेटेड हैं सर आप। स्त्री 2 आई। बिल्कुल। स्त्री जो काफी धमाल मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर हॉरर कॉमेडी की। एक सवाल और इसी से जुड़ा है अरुण जी कि आपकी पीढ़ी ने जिस शुद्ध हास्य की बात आप कर रहे हो, मंच के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जन जन तक आपने उस परंपरा को ले गए थे, लेकिन आज देखा जा रहा है कि मंच पर विकृत हास्य या द्विअर्थी संवादों, चुटकुले या महिला कवियत्रियों के साथ चोलबाजी कर हास्य पैदा करने की एक कोशिश की जा रही है। आप इसे कितना सही मानते हैं या गलत मानते हैं? इसे कोई भी सही नहीं मानेगा। हाँ, चुटकुले का मैं विरोधी नहीं हूँ। चुटकुला बहुत शार्प चीज है जी। वो चोट कला है, वो चोट करती है तुरंत और चुटकी में हास्य पैदा करती है। चुटकुला बहुत बारीक चीज है। अब वो अश्लीलता पे आ गया तो बेकार हो जाता है मामला। बिल्कुल। जहाँ द्विअर्थी हो गया वहां बेकार हो गया। तो इसलिए जब चुटकुला बड़ा शार्प चीज है, बहुत आनंद की चीज है और चुटकुले का सौंदर्य अलग है। अब चुटकुले गढ़े जाते हैं, चुटकुले जो गढ़े जाते हैं उसकी खूबसूरती अलग है। जैसे मैं एक चुटकुला अक्सर सुनाता हूँ कि कुछ महीने पहले की बात है, मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था। वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा। कुछ सोच रहा हूँ मैं, ऐसा कभी हर एक के साथ हो सकता है। तो तभी एक मोटरसाइकिल घूम घाम के मेरे पास आई और मेरी कार का शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया तो बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी वो। ये जो हास्य है ये स्वाभाविक हास्य है, सहज हास्य है और सहज हास्य लोगों को आनंदित करता है। और चुटकुले में बड़ी बड़ी बात कह दी जाती है। मैं कई चुटकुले ऐसे हैं जो आपको पूरा दर्शन दे देते हैं, पूरी बात कह देते हैं। जैसे मैं कारगिल युद्ध पे मैंने एक हास्य की कविता लिखी थी तो उसके संदर्भ में एक चुटकुला सुनाता था मैं कि एक मेजर साहब और एक एसपी साहब बैठे थे। मेजर साहब बोले हमारे सेना के जवान बड़े साहसी होते हैं। पुलिस वाला बोला जी हमारे सिपाही ज्यादा साहसी होते हैं। एसपी बोला जी हमारे सिपाही ज्यादा साहसी होते हैं। तो मेजर बोला तुम्हें ऐसा समझ में नहीं आएगा। तो मेजर ने एक जवान को बोला, बोले जवान इधर आओ। बोले हाँ। बोले सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ, कूद जाओ। साहब जवान भाग के चढ़ा और कूद गया। तो मेजर बोला एसपी से, देखो इसे कहते हैं साहस। एसपी बोला रुको। उन्होंने अपने सिपाही को बोला, बोले सिपाही इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ और कूद जाओ। सिपाही बोला साहब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो एसपी बोला मेजर से, देखो इसे कहते हैं साहस। बिल्कुल ठीक। क्या बात है, वाह बहुत ही बढ़िया। तो हर जगह का साहस अलग अलग है। उसमें पूरे पुलिस का कैरेक्टर और मिलिट्री का कैरेक्टर एक साथ उभर के आ जाता है। तो ये चुटकुले का तो मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ जी। चुटकुला तो 2 पंक्ति में अपनी बात कह के और आपको आनंदित कर देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक चीज मैं, क्योंकि आपकी इस मामले में एक्सपर्टीज है कि चुटकुले या हास्य को कैसे पैदा किया जाए, कहीं पढ़ने के दौरान मैंने ये पढ़ा था कि जो ह्यूमर होता है, जो हास्य होता है, वो ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करता है। कि हो सकता है कि एक एरिया में जो बात फनी हो सकता है कि उससे दूसरे एरिया में, ऊपर जो हमें यहाँ पे फनी लग रही है वो साउथ इंडिया में फनी ना हो। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा होता है? और ऐसा क्यों होता है? अगर फनी है तो हास्य, अगर सहज है तो हर इंसान को उस बात पे हंसी आनी चाहिए। दरअसल क्या है कि वो शब्द के ऊपर निर्भर करता है। कई जगह कोई शब्द का अर्थ दूसरे हो जाते हैं तो उससे उसको वो फनीपन नहीं नजर आएगा, क्योंकि उसको वो शब्द का अर्थ दूसरा है उसके यहाँ। अच्छा, तो उसके कारण हो सकता है, वरना तो फनी चीज तो फनी है। जी। अब जैसे मैं एक और सुनाता था जी कि वो एक बच्चा जो है 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। अब ये काटड़ा शब्द जो है ना बहुत जगह अलग अलग अर्थों में आता है और इसका अर्थ जो है जैसे गाय का बछड़ा होता है, ऐसे ही भैंस का काटड़ा होता है। अच्छा, मतलब भैंस का छोरा। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तू दे के दिखा। तो वो सिर्फ शब्द के, अब जैसे यूपी में लोंडा शब्द, इधर चलो इटावा वगैरह लोंडा शब्द
लड़कों के लिए, अपने लड़के के लिए भी, दूसरे लड़के के लिए भी लोंडा शब्द इस्तेमाल होता है। जी जी। लेकिन और जगह पे लोंडा शब्द अलग हो जाता है अर्थ उसके, तो ये शब्द के अर्थ के कारण वो फनी नहीं रह पाता, वरना वो बात तो फनी है ही। आपकी कविताओं का संग्रह तो निकला ही है, इसके साथ में मैं पढ़ रहा था कि आपने 2 चुटकुलों के संग्रह भी आम जनता के बीच आप लाए हैं, तो उनका कैसा और क्या रेस्पॉन्स आपको मिला? वो दरअसल वो किताब बस मेरे नाम से छप गई। अच्छा। उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था। अच्छा, सभी। हाँ, वो बोले जी हम आपके नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने कहा कर लो भाई, और कुछ नहीं था उसमें। उसमें मैं अपने चुटकुलों की किताब निकालूंगा जरूर, पर वो बाद में निकालूंगा, और वो किताब फिर अपने आप में अलग ही होगी, क्योंकि चुटकुले की पूरी विवेचना भी होगी उसमें। चुटकुला बहुत बड़ी चीज है सर जी, वो बहुत आनंद देने वाली चीज है। अब जैसे एक चुटकुला मैं सुनाता हूँ कि भाई हरियाणा का आदमी जो है वो मन का साफ होता है, जो मन में वो जबान पे है। वो एक मुकदमा चल रहा तो देख ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूँ, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। वो वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूँ, करनेल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। तो प्रभात जी जज साहब ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गए, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। खौफजदा हो गए जज साहब। ये सहज हास्य और सहज बातें हैं, इसका आनंद अलग है। जी जी। राजस्थान में भी हमारे एक चुटकुला बहुत चलता था पहले कि एक भाई नई घड़ी लेके आया और उसे हाथ में बांध के शान से जा रहा था। अचानक उसको पता नहीं लगा, घड़ी नीचे छिटक के गिर गई। और सड़क पे वैसे कोई भी नहीं था। वो आगे निकल गया और उसने देखा कि घड़ी तो हाथ में है ही नहीं। वो वापस पीछे मुड़ के गया तो एकमात्र बंदा उस सड़क पे खड़ा था। तो उसने उससे पूछा, भाई ये घड़ी मारी अठे पड़ गई, तन्ने दिखी के? तो वो कहे कि भाई जी घड़ी चालती ही कि बंदी? वो बोला कि घड़ी तो चालती ही। तो क्या तब तो बहुत आगे निकल गई उसी भाई। चुटकुलों का अपना एक अलग ही संसार है, अलग ही मजे हैं। और आदमी जीवन में जितना हंसता है अपने जीवन काल में, उसका 90% कारण चुटकुले ही होते हैं सर। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। अपने दोस्तों में बैठा होता है या परिवार में बैठा होता है, कहीं भी जब वो हंस रहा है तो उसके 90% कारण चुटकुले ही हैं। सर एक चीज और मैं छोटी सी पूछ लेती हूँ सर, माफी चाहूंगी मैं आपको रोक रही हूँ। ये जो अभी स्टैंड अप कॉमेडी की हमने बात की या नए तरीके का जो ह्यूमर चल रहा है उसकी हम बात करें तो ऐसा सुनने में आता है कि उसका एक क्राफ्ट है कि पहले ये बोला जाएगा, फिर इसका ये लैंडिंग होगी जोक की, फिर इसके बाद में पंच लाइन आएगी। इस तरह से वो कहते हैं कि बड़ी साइंस है जो हमने पढ़ ली है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि चुटकुले बड़े ही सहज होते हैं। तो ये जो सहज तरीका है चुटकुले कहने का, क्या इसके पीछे भी कोई क्राफ्ट होता है या फिर ये एक भीतर से निकलने वाली एक लाइन है जिसपे हम हंसते हैं? या जो क्लासिक तरीके हैं हास्य पैदा करने के, क्या उनके पीछे भी कोई क्राफ्ट और साइंस होती है? नहीं, क्राफ्ट और साइंस का तो मुझे पता नहीं जी, पर इसमें यह है कि टाइमिंग का खेल होता है। और टाइमिंग अगर गड़बड़ हो जाए चुटकुले में तो चुटकुला खत्म हो जाता है। चुटकुला जितना छोटा होगा उतना ही आनंद देगा, और चुटकुले को लंबा करके आप सुनाओगे तो उसका वो मजा खत्म हो जाता है बिल्कुल। तो कोई क्राफ्ट नहीं है, वो एक आनंद का है। जैसे वो एक हलवाई की दुकान पे गया, उसने भरपेट जलेबी खाई, ठीक है। जब पैसे देने का नंबर आया तो उसने जेब खाली कर दी, बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के तो वापस दुकान में चला गया। वो बंदा वहीं आप कपड़े झाड़ के खड़ा रहा। बोले अब क्यों खड़ा है, जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। जी वाह। तो ये सहजता है, ये चुटकुले का सौंदर्य है अपने आप। जी चुटकुले का सौंदर्य है। और इस वक्त कुछ मैसेज भी हैं हमारे चैट बॉक्स में, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। और उसके बाद एक मैसेज आया हुआ है सर, वो भी हम सुनना चाहेंगे। रहमान सईद जी ने लिखा है, सर वाह क्या बात है।
दीपा जी लिख रही हैं, सर राजस्थानियों पे भी एक चुटकुला हो जाए प्लीज। उन्होंने लिखा है, अच्छा ठीक है, प्रभात जी ने सुना दिया, उन्हें अब ठीक लग रहा है। रिप्रेजेंटेशन हो गया। अरुण जी चाहेंगे, अरुण जी तो पूरी दुनिया में घूमे हैं, राजस्थान में भी बहुत बार आए हैं और दैनिक नवज्योति के एक कार्यक्रम में आपको सम्मानित भी किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी सम्मान भी आपको मिला हुआ है। तो अगर कोई राजस्थान पे चुटकुला आपको याद हो तो सुनाइए जी। राजस्थान और हरियाणा तो पड़ोसी प्रदेश है जी, बिल्कुल। और लेकिन मतलब हरियाणा में चुटकुला सुनेगा तो राजस्थान वाले भी हंसी सकते हैं, पड़ोस वाले हंसी सकते हैं ना। नहीं, दोनों का कल्चर थोड़ा सा अलग है बस। जैसे अब राजस्थान में बड़े सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है, हाँ। हरियाणा में आप, जी, इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। मैं राजस्थान घूमा हूँ जी। राजस्थान में श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़, शहर के नाम के आगे भी श्री। हरियाणा में तो बाप के नाम के आगे नहीं लगा हुआ है। जी बिल्कुल। बोले किसका है, बोले देवकी का। तो श्री शब्द की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, राजस्थान में आप चले जाओ, वेटर तक इतनी मनुहार करते हैं साहब। मैं चौकीधानी गया हूँ, क्या जयपुर की चौकीधानी में क्या वेटर मनुहार कर करके खिलाते हैं। अरे आपने ये नहीं लिया, अरे ये तो लेना ही पड़ेगा। अब हरियाणा में कौन करे ये मनुहार? तो ये तो हमें मनुहार खुद करानी पड़ती है। वो एक दामाद पहुंच गया रात को 12 बजे ससुराल जी। तो सासू से बोला, भाई जो बनाओ बस वही दे दे, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। तो सास बोली, भाई 2 रोटी रखिए, एक सब्जी रखिए, खा ले। बोले ठीक है। तो सास ने 2 रोटी और सब्जी लाके रख दी। तो अगले ने 1 रोटी वापस करी। तो सास बोली, वापस क्यों दे है? बोले बाद में बूझेगी नहीं, एक और लो, एक और लो। मनुवार। तो हम तो मनुवार खुद ही करा लेते हैं जी। एक श्रेया जो हमारी लिसनर है, उन्होंने लिखा है कि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे अच्छे हास्य का एलिमेंट कहीं नहीं मिलता आजकल। क्यों ना उन कविताओं को भी उतना ही प्रचलित किया जाए। क्या आप जैसे दिग्गज लोग इस मामले में कुछ कर सकते हैं? क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं? ये पूछना चाहती हैं श्रेया। देखो जी, प्रचलित तो श्रोता ही कर सकता है ना। कवि का काम तो सुनाना भरा है। अभी इनका तो पूरा नेटवर्क चलता है और किस तरह से वो चलता रहता है, वो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे, वो आप देखते ही हैं। तो ये तो श्रोताओं का ही काम है। अब लोग बाग वही देखना पसंद करेंगे तो क्या करेगा कोई, है ना। तो ये लोगों के ऊपर ही है। वो कविता ज्यादा सुनेंगे तो लोग बाग कवियों को महत्व देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। आकाश गुप्ता लिख रहे हैं, कॉमेडी राइटिंग के लिए कुछ टिप्स अरुण सर फॉर एस्पायरिंग राइटर्स। उन्हें कुछ टिप्स चाहिए। टिप्स यही है कि पहले पढ़ो, खूब पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी नहीं पढ़ेंगे, हरिशंकर परसाई को नहीं पढ़ेंगे, शरद जोशी जी को नहीं पढ़ेंगे, केपी सक्सेना को नहीं पढ़ेंगे, लतीफ गोंगी जी को नहीं पढ़ेंगे, रविंद्रनाथ त्यागी जी को नहीं पढ़ेंगे, तो हास्य और व्यंग की वो धार आप में कैसे आएगी? तो इन सबको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप लिखेंगे तो आपकी लेखनी में अलग खेल आएगा फिर। जी बिल्कुल, लेखनी का खेल अलग करने के लिए पढ़ना पहले जरूरी है, पहले भरत जरूरी है, उसके बाद में शायद करत पर आ सकते हैं हम। आइए मैसेज सुन लेते हैं हम, जो हमारे एक लिसनर हैं विभा बिष्ट जी ने दिल्ली से भेजा है। नमस्कार, मैं नई दिल्ली से विभा बिष्ट बोल रही हूँ। सबसे पहले बॉक्स एफएम की पूरी टीम को बधाई, हार्दिक बधाई, क्योंकि आपने एक बार फिर हमें रेडियो के पुराने दौर में लौटा दिया है, जब कंटेंट की क्वालिटी पर जोर दिया जाता था, भाषा की गरिमा होती थी और यहाँ तक कि प्रेजेंटर्स के उच्चारण पर भी ध्यान दिया जाता था। तो बॉक्स एफएम ने एक बार फिर हमको साहित्य से जोड़ा है, संगीत से जोड़ा है और सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ रहा है। जहाँ तक व्यंग्य के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम की बात है, ये भी अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है कि आप व्यंग्य को एक साप्ताहिक कार्यक्रम पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि साहित्य की अन्य विधाओं के मुकाबले व्यंग्य को हमेशा कम महत्व दिया गया है और कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण भी एक व्यंग्यकार ही कर रहा है। ये अपने आप में और भी अच्छी बात है। प्रभात जी जितना अच्छा लिखते हैं, इनका प्रस्तुतिकरण भी उतना ही अच्छा है, इसलिए कार्यक्रम और खूबसूरत बन पड़ता है। आज का कार्यक्रम तो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि देश के सबसे नामचीन हास्य कवियों में से एक चमकता सितारा अरुण जेमिनी जी जो है, वो इस कार्यक्रम का जब हिस्सा है तो कार्यक्रम का धमाल और कमाल होना अवश्यंभावी है।
तो अरुण जी के बारे में कुछ भी क्या कहा जाए, क्योंकि उनका नाम ही उनका परिचय है। उनकी जो कविताएं हैं वो शुद्ध हास्य से सराबोर होती हैं, और उस हास्य के बीच अचानक एक बारीक सी एक व्यंग्य की रेखा भी आती है कि वो अचानक प्रहार करती है हमारी आज की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उन पर, हमारी समाज की विसंगतियां हैं उन पर, या हमारी जो परंपराएं या कहना चाहिए कुरीतियां हैं उन पर एक चोट करती है। रंग पूरा हास्य का होता है, लेकिन इनका व्यंग्य जो है वो बिल्कुल ही सटल होता है, जो और भी उसको आकर्षक बना देता है। और इनका जो तरीका है पेश करने का, उसका तो क्या ही कहना, क्योंकि आमतौर पर आज के जमाने में हंसाना, और वो भी बिना किसी फूहड़ता के, बिना किसी अश्लीलता के, बिना द्व्यर्थी बातों के, अगर कोई हंसा सकता है तो वो अरुण जैमिनी है। कार्यक्रम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। जी अरुण जी धन्यवाद। पहले तो विभा जी को धन्यवाद जी, उनका आभार जी। विभा जी स्वयं भी बहुत साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ी रही और आकाशवाणी दिल्ली से राष्ट्रीय स्तर पर ये समाचार भी पढ़ती रही और दूरदर्शन में संस्कृत समाचार भी ये पढ़ती रही, और अरुण जी से बहुत प्रभावित रही हैं और बहुत अच्छा संदेश उन्होंने भेजा। और जो व्यंग की बात की, अरुण जी आपने हास्य के साथ कविता में व्यंग की उपस्थिति बहुत बार दर्ज की है। आपकी एक लोकप्रिय कविता में आज भी मुझे उसको मैं कुछ पंक्तियां याद आती हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो आपके श्रीमुख से सुने तो उसका आनंद भी अलग होगा कि 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बिल्कुल। आज भी लोगों की जुबान पे है ये कविता, तो एक बार अगर आप इसकी कुछ पंक्तियां या इस कविता को सुना दें तो बहुत मजा आएगा। जी दरअसल क्या है कि एक कविता भी कई बार क्या कविता एकदम अचानक लिखी जाती है और वो उसकी खूबसूरती अलग ही हो जाती है जो एक सीटिंग में ही लिखी जाए। तो ये एक सीटिंग में ही लिखी हुई कविता है। जी जी। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन स्थिति आजकल वाकई में बच्चे नहीं रहे जी। इस टीवी और कंप्यूटर ने बच्चों का बचपना खत्म कर दिया है। वो आजकल के बच्चे बहुत शार्प हो गए हैं। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पाजामे में नाड़ा, ढूंढते रह जाओगे। आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल नल में जल, संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओगे। भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में शहनाई, बुराई में बुराई, सच में सच्चाई, मंच पर कविताई, गरीब को खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओगे। वाह। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत ना खाए, बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो समझाए और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह जाओ। गाता हुआ गांव, बरगद की छांव, किसानों का हल, मेहनत का फल, मेहमान की आस, छाछ का गिलास, चहकता हुआ पनघट, लंबा लंबा घूंघट, लज्जा से थरथराते होंठ और पहलवान का लंगोट, ढूंढते रह जाओ। वाह क्या बात है। कट्टरता का उपाय, सबकी एक राय, डंकल के पंजे में देश आजाद, मरने का मजा, जीने का स्वाद, नेताजी को चुनाव जीतने के बाद दुर्घटनाओं से रहित साल, गुदड़ी में होने वाले लाल, आंखों में काजल, प्रेम में पागल, सांस लेने को ताजा हवा और सरकारी अस्पताल में दवा, ढूंढते रह जाओगे। आपस में प्यार,
भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार। बहुत मुश्किल काम है जी ये। जी वाकायदा। वो एक सांप नेताजी को काट रहा था, एक ने कहा देखो सांप नेताजी को काट रहा है, बोले काट नहीं रहा है, जहर भरवा रहा है। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 2 रुपए उधार, 100 रुपए उधार भी नहीं मिलेंगे, मैं सही बता रहा हूँ जी। जी जी। वो एक बैंक के बाहर मूंगफली बेचता था, तो उसका एक दोस्त आया, बोले 100 रुपए उधार चाहिए, मिल जाएंगे, कल लौटा दूंगा, है तेरे पास? बोला है तो सही पर दे नहीं सकता। बोले क्यों? बोले दरअसल मेरा बैंक वालों से एग्रीमेंट हुआ है कि मूंगफली वो नहीं बेचेंगे और लोन मैं नहीं दूंगा। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपए उधार, कल में आज, संगीत में रियाज, बातचीत का रिवाज, दोस्ती में लिहाज, सड़क किनारे प्याऊ और अंकल की जगह चाचा ताऊ, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही सुंदर। इसमें जो मतलब मैं बहुत ज्यादा समझती नहीं हूँ साहित्य को, लेकिन एक व्यंग के साथ साथ, एक मर्म के साथ साथ जो कहीं कहीं पे फन भी डाला हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ जो ये आपकी लेखनी से निकला है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत गहरे पंच इस कविता में है और बहुत गहरा व्यंग्य इस कविता में है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया जी। जी क्योंकि वक्त का तकाजा है, हमें जरा जल्दी इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा, लेकिन उससे पहले एक मैसेज और हमारे पास आया हुआ है डॉक्टर मुकेश गर्ग का, उसे भी हम सुन लेते हैं और फिर उसके बाद में आपसे कुछ और सवाल हैं जो चैट रूम पर है, उनका जवाब लेंगे। नमस्कार प्रभास सर, नमस्कार अरुण जेमनी सर। मैं डॉक्टर मुकेश असीमित गंगापुर सिटी राजस्थान से हूँ और मैं ये व्यंग का रंग कार्यक्रम शुरू से ही इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। आज अरुण जेमनी सर जैसी शख्सियत इससे जुड़ी है तो ये कार्यक्रम बेहद ही रोचक बना है। और मेरा सवाल अरुण जेमनी सर से है। सर मैं आपका पेज फॉलो करता हूँ, वहाँ पर एक फिल्म का जिक्र है जो कि 20 सितंबर को रिलीज होगी, तो कुछ उत्सुक हूँ उस फिल्म के बारे में जानने के लिए। कुछ ऐसा रहस्य जो आपने वहाँ पर तो उजागर नहीं किया है, क्या आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऑडियंस को बता पाएंगे? बस यही जानना चाह रहा था जी। किसी रहस्य की बात चल रही है सर, बताएं। एक फिल्म आ रही है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म जी। इसमें जो हरियाणवी डायलॉग हैं वो सारे मेरे लिखे हुए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो उसका 20 सितंबर को रिलीज होगी, वो देखो आप। उसका हास्य, वो कॉमेडी फिल्म नहीं है, उसमें आनंद आएगा आपको। जी जरूर जी। हमें तो ये बात सुन के ही आनंद आ गया, उसे देख करके तो बहुत ज्यादा आनंद आ जाएगा। अब फटाफट से हम 2 क्वेश्चन जो चैट रूम पर हैं वो ले लेते हैं। अंश शर्मा ने लिखा है, सर पॉलिटिकल सटायर में बैलेंस कैसे करते हैं? रोहित ने लिखा है, होस्ट करते वक्त ऑडियंस को कैसे भांपते हैं? जी ये 2 क्वेश्चन है। ये दरअसल राजनीति पे व्यंग जो है ना, उसमें वो गाली नहीं होनी चाहिए बस जी। अब गाली और व्यंग में थोड़ा सा अंतर है। व्यंग में अपनी बात कह दी जाती है, नेताओं पे खूब व्यंग होते हैं। व्यंग तो दरअसल अपने से जो शक्तिशाली है उस पर व्यंग ही किया जा सकता है। तो नेताओं पर व्यंग होते हैं, खुद बड़े शार्प होते हैं, बहुत, उसमें बस गाली नहीं आनी चाहिए उसको। वो व्यंग जो है ऐसा लगे कि जिसके पे करा जाए वो खुद कहे कि एक और हो जाए, तो वो व्यंग की खूबसूरती है। और दूसरा सवाल क्या था? वो ऑडियंस को होस्ट करते वक्त ऑडियंस को कैसे भांपते हैं? ऑडियंस के मनोभावों को भांपना, दरअसल आपको उनसे आत्मीयता के कारण ही भांप सकते हो आप। जितना आप ऑडियंस के साथ आत्मीय होंगे उतना ही ऑडियंस को आप समझ सकते हैं। तो उनको भांपने का तरीका यही है कि उनसे आत्मीयता रखें आप उनको भी डांटेंगे, फटकारेंगे तो फिर वो आपकी आत्मीयता रहेगी नहीं, तो आप अपनी बात कही वो सुनेंगे ही नहीं आपकी बात। तो ऑडियंस के साथ आत्मीयता बहुत बरतनी जरूरी है। और वो आत्मीयता ही, जैसे आई कांटेक्ट, जब तक श्रोता के साथ आपका आई कांटेक्ट नहीं होगा तो आप उनको अपनी बात कह भी नहीं पाएंगे जी। और कई जगह आपने देखा होगा मंच और दर्शकों के बीच में बहुत दूरी होती है, श्रोताओं के बीच में, तो वहां वो बात आप कन्वे कर ही नहीं सकते। तो जब तक आपकी वो रस की निष्पत्ति तो जब ही होगी ना, जब आप साधारणीकरण होगा तभी रस की निष्पत्ति होगी। साधारणीकरण जब होगा जब आपकी आत्मीयता होगी, वो आपसे जुड़ाव महसूस करेगा। बिल्कुल ठीक। तभी रस निकलेगा। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आत्मीयता जरूरी है, दर्शकों के साथ भी जरूरी है, अपने आसपास भी जरूरी है, सभी लोगों से आत्मीयता होनी जरूरी है। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस कार्यक्रम के दौरान हमने डिस्कस की, वो ये थी कि
जो गालियों का इतना ज्यादा प्रयोग हो रहा है वो बिल्कुल कम होना चाहिए। कार्यक्रम खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बॉक्स एफएम से आज आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कीमती वक्त से हमें ये वक्त दिया और मतलब उसके दौरान हमें जितना मजा आया, मैं लिसनर्स की तरफ से भी कहना चाहूंगी, उसके लिए थैंक यू। आप बॉक्स एफएम के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? भाई, मैं बॉक्स एफएम का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना समय मुझे दिया और मैं अपनी बात लोगों तक कह पाया। इसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और जो आप काम कर रहे हैं निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है और ये कार्यक्रम चलते रहने चाहिए ताकि लोगों को कविता से, साहित्य से, हास्य से, व्यंग से और भी कलाओं से जुड़ाव महसूस हो, क्योंकि कला ही व्यक्ति को बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद कर सकती है। जी, कविता का काम मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाना है। जी, बहुत अच्छी बात कही। कविता का काम मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाना है। बहुत आभार आपका अरुण जैमिनी जी। आज की शाम हास्य के नाम रही और धन्यवाद प्रभात जी, धन्यवाद। से लोगों को लंबे समय तक आपकी ये बातचीत याद रहेगी। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम जिसमें हमने हंसी के फुहारों के साथ जो आज आनंद लिया, आज की इन फुहारों का, बरसात के साथ साथ, इस मौसम के साथ साथ जो हंसी के आज मजे हमने उठाए। मुझे बहुत मजा आया, आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। और अगर आपको मजा आया तो जल्दी से हमारी बॉक्स एफएम की फेसबुक आईडी फॉलो कर लीजिए जो है बॉक्स एफएम नाम से। इंस्टाग्राम आईडी है हमारी बॉक्स एफएम _radio नाम से। 7339990969 हमारा पहला नंबर है। 9116565744 ये हमारा दूसरा नंबर है। किसी भी कार्यक्रम के दौरान अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपका, तो आप इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही बॉक्स एफएम की ऐप पर जो चैट रूम है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बॉक्स एफएम के लिए वहां पे सजेशन और मैसेज भी लिख सकते हैं। तो जल्दी से ये जितने सारे टास्क मैंने आपको दिए उनमें से एक अपने लिए चुन लीजिए जो आपको बेस्ट लगता है और वो आज कर ही डालिए। फिलहाल मैं कहती हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और अच्छे शो के साथ। उम्मीद है आप जरूर आएंगे। तब तक मैं दोबारा मिलूं। आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मजे करते रहिए और बॉक्स एफएम सुनते रहिए।